तो अभी जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया, आपका चैप्टर का नाम था आप लोग, और इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर पे डाल चुका हूँ। तो उसमें मोस्टली कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। तो कुछ 1-2 क्वेश्चंस इसमें एक जो आपका एक्सरसाइज 6.3 है उसमें बचे हुए हैं, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, उसके बाद हम एरिया ऑफ द सर्कल कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पे भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी हम लोग देख लेंगे। अभी इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इन ट्राइंगल एबीसी मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मीडियन एडी इज ड्रॉन, पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी सो दैट एरिया ऑफ एबीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीपी। यानी जो कलर्ड पार्ट है, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसमें, तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया और ये आपका रेड वाले पार्ट का एरिया दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। पहला तो हम लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई ट्राइंगल अगर है, तो जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इससे यहाँ आपने मीडियन खींचा तो इसने इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ये साइड ए बी ए सी क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, तो हमने देखा था मीडियन क्या होता है, उस ट्राइंगल को इस स्क्वायर के टर्म में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि इसका व्हाट इसका एक हाइट होगा। हम एक हाइट में मान लो इमेजिनरी हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये h हो गया। ठीक है, तो ये मान लो p हो गया। तो जो आपका एबीपी ट्राइंगल हो गया उसका एरिया क्या आ जाएगा, एबीपी। इसका एरिया तो आपको मालूम है बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है आपका बीपी और हाइट h है अपॉन 2। वैसे ही इस वाले ट्राइंगल का जो आपका एरिया क्या आ जाएगा, एपीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी। इसका बेस क्या हो जाएगा, पीसी इंटू हाइट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हाइट तो बदल नहीं जाएगा ना, तो वर्टेक्स बेस तो सेम है बीसी, बस बीपी को एक्सटेंड किया तो पीसी आया तो बीसी बना। तो बेस एक ही लाइन के लिए जो एक पॉइंट है ए, हाइट तो उसका सेम ही रहेगा। ये लाइन है आपका, यहाँ एक पॉइंट है तो इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी ना। वो बात अलग है कि बेस पे आप चाहे जितनी लाइन खींच डालो और उसके अलावा हाइट एक ही रहेगा, यूनिक। ठीक, तो उसके हिसाब से एरिया बेस अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ बीपी और पीसी इक्वल है, तो इन दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि अभी जो इस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया, सीधे लिख दो एच डी इज मिड पॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी इज मीडियन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है ना, ये हो गया। तो इन दोनों का एरिया हो गए। अब देखो हमें दिखाना है एपीबी का एरिया, यानी एरिया ऑफ एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एपीसी। तो उसके लिए अगर हम आप थोड़ा इमेजिन करके देखोगे, तो अगर हम इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाते हैं, ठीक, कि इसका ये फर्स्ट पार्ट का एरिया सेकंड पार्ट के एरिया के इक्वल है, तभी हमने देखा कि टोटल एरिया इज इक्वल टू इस एरिया के। अब उसमें से अगर ये वाला पार्ट हम दिखा दे कि ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो ही जाएंगे। तो वो हमें दिखाना है। तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, ये मिड पॉइंट है ही है। तो अभी इसका इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाने के लिए यहाँ पे हम ये ट्राइंगल ये हमारा हुआ, ये एक नया वर्टेक्स हमने कंसीडर कर लिया, ये भी इस ट्राइंगल के मीडियन ही होगा। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि फॉर ट्राइंगल पी बी सी, पी डी इज मीडियन। तो
सेम यही वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, मीडियन इस ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, दैट रिजल्ट यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ पी बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी सी डी। ठीक है, और एक रिजल्ट हमारे पास ये ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो दोनों के एरिया इक्वल हो गए। तो एरिया ऑफ एबीडी, अब दिखा दो एरिया ऑफ एबीडी माइनस एरिया ऑफ पीबीडी, आ जाएगा एरिया ऑफ ये। तो उसके आगे आप लोग दिखा सकते हो। तो वी हैव proved that area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD and area of triangle PBD is equal to area of triangle PCD। तो ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो इसका एरिया मान लो आपका ये एरिया है, इसको हमने x कंसिडर कर लिया, इसको y कंसिडर कर लिया। इन दोनों से में से इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी सी। क्वेश्चन नंबर 11, given the square ABCD is a square, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। लेट पी बी द पॉइंट विद इन इट, पी ए पी बी पी सी पी डी को ज्वाइन किया, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेड रीजन areas of red region PAB and PCD and the green region। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि रेड रीजन का जो एरिया होगा, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सपोज ये हो गया H1, ये हो गया H2। या फिर कुछ और लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। और ये परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो स्क्वायर का एक साइड कोई हो गया a है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज a होगा, और p प्लस q विल ऑल्सो बी इक्वल टू a। इसका मतलब ये हो सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू p प्लस q। तो इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ लिख देते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा y इंटू ए बी, आपका हमने a कंसिडर कर लिया है अपॉन 2, और इसका हो जाएगा इस वाले रेड वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा x इंटू ए अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ए अपॉन 2 प्लस वाई ए अपॉन 2, ए अपॉन 2 कॉमन कर लिया तो आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक,
ऐसे ही ग्रीन वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 1/2 क्यू, यहाँ से क्यू हाइट हो गई, तो क्यू इंटू बेस बी सी जो कि इक्वल ही होगा ए। और इस वाले ग्रीन वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका ए डी स्क्वायर के साइड से इक्वल होते हैं, और हाइट कितनी है पी, ये हो गया ए पी बाई टू क्यू ए बाई टू, दोनों को ऐड कर देंगे ग्रीन का एरिया, तो ग्रीन का टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ए पी बाई टू एंड ए क्यू बाई टू, ए बाई टू कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू। ये आपका ये हो गया ग्रीन वाले का टोटल, ये हो गया आपका रेड वाले का टोटल। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, डिवाइड करोगे तो इसने पहले किसका कहा है, रेड रीजन अपर में रहेगा, तो रेड रीजन मतलब ये हो गया आपका, तो रेशियो निकालना है, ए अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन ए अपॉन टू इंटू पी प्लस क्यू, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स प्लस वाई अपन पी प्लस क्यू, हमने देखा है कि एक्स प्लस वाई और पी प्लस क्यू इक्वल है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब जो रेड वाला पार्ट है उनका एरिया ऐड करोगे, दोनों पार्ट रेड वाले दोनों पार्ट का एरिया ग्रीन वाले दोनों पार्ट के एरिया के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को किसी दूसरे पेज पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है बीसीए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो हमारा ये डी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो डी इज ए मिड पॉइंट, तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए, क्यों, क्योंकि ये गिवन है कि डी मिड पॉइंट हो गया है अभी, और पी एक ऐसा पॉइंट है जहां से डी को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है पी डी, और सी से क्यू एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि पी डी के पैरेलल है। कंडीशन यही दी हुई है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट area of triangle B P Q is equal to half the area of triangle BCA या ABC बोल सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो पैरेलल लाइन PD है, तो यहाँ ये हमारा प्रूव करने वाला सेक्शन हो गया, इसको हमें देखना है। तो हमारा ट्राइंगल BPQ कौन सा हो गया, ये हो गया ट्राइंगल BPQ, स्क्रीन में दिख रहा होगा ट्राइंगल BPQ, ये हुआ। ये प्रूव करना है कि इस रेड वाले पोर्शन का एरिया जो है इस टोटल एरिया के हाफ होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के पहले हमें पैरेलल लाइन का क्या यूज है वो समझना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास है पी डी पैरेलल है सी क्यू के, तो अगर क्वेश्चन में पी डी पैरेलल है सी क्यू ये दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो हम यूज कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उस पे आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, सपोज दैट ये हो गया ए बी, इसी सेगमेंट को लेके दो पैरेलल लाइन के बीच आप जितने भी ट्राइंगल बनाओ सबका एरिया इक्वल होता है। तो थ्योरम यह है कि इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस देयर आर मेनी ट्राइंगल्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया, यानी दो ट्राइंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच आपने एक ही बेस लिया, उसी बेस को लेके जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल आप बनाते हो सबका एरिया इक्वल होगा।
और ये थ्योरम एक्चुअली आता कैसे है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है और डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो कोई भी आप ट्राइंगल उसमें ड्रॉ करोगे तो उसकी जो हाइट होगी वही पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, वो हाइट कांस्टेंट रहेगा। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाइट इंटू बेस अपॉन टू। अब बेस सेम ही है तो हाइट भी सेम रहेगा, तो उनके एरिया भी इक्वल रहेंगे। एक थोड़ा सिंपल वे में इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक लाइन हो गई हमारे पी क्यू और एक दूसरी लाइन हो गई जो इसी के पैरेलल है। तो मान लो ये सी डी हो गई, ये पी क्यू हो गई। अब इसी को बेस समझ के हमने एक ट्रायंगल ये बना दिया अभी फिलहाल प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक, ये हो गया एम, ये हो गया एन। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं जैसा कि मैंने बोला था। तो पहला लाइन, तो ये जो ट्रायंगल हुआ इस ट्रायंगल पी एम क्यू का हमें प्रूफ क्या, हमें मैंने जो अभी थ्योरम बोली वो यही है कि दो पैरेलल लाइन के बीच, अब बेस देखो, बेस आपका हो गया पी क्यू एंड ये भी है कि पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम। अब यहाँ पे एक हाइट, इमेजिनरी हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का हाइट तो ट्रायंगल से बाहर ही होगा। ये हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें जो हाइट होती है वो उससे बाहर जाती है। तो मान लो ये आपका हो गया हाइट, इसको यहाँ नहीं करते। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो उसकी हाइट आती है ट्रायंगल की, वो आउट ऑफ द ट्रायंगल आती है। हमारी ये हाइट हो गई। अब ये कहीं पे भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच, मान लो इस वाले ट्रायंगल का भी अगर हाइट निकालना है तो वही आएगा। तो इसका हाइट हो गया, यहाँ पे भी हाइट हमने ड्रॉ करी, ये सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हाइट हो गया, तो यहाँ पे भी वो हाइट सेम रहेगा। तो इस वाले पी क्यू एम का एरिया, एरिया ऑफ पी क्यू एम ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बेस हो गया पी क्यू, हाई हो जाएगा 1/2, हाइट हो गया ये एच। ठीक, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एन क्यू हो जाएगा हाइट इंटू बेस पी क्यू ही रहने वाला और हाइट ये। देखो सेम हो गया ना, हाफ पी क्यू एच इसका भी हुआ, हाफ पी क्यू इंटू एच इसका भी एरिया हुआ। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पीडी को बेस सपोज कर लेते हैं, पीडी को हमने बेस ले लिया, पीडी को बेस लेके दो ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो दो ट्राइंगल कौन से हो जाएंगे, एक यहाँ से इस वर्टेक्स को मिलाया, एक ऑलरेडी बना ही है। ठीक, तो सी क्यू इज पैरेलल टू पी डी एंड सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी बेस लेके चलना है, जो इसका जिसका ट्राइंगल का बेस पी डी है। तो ट्राइंगल पी डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू डी। ठीक है,
अब इस रिजल्ट का यूज करना है हम लोगों को, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। तो हमें पता चल गया, यहाँ लिख देते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQD। ठीक। अब ट्राइंगल ABCA में देखो, इन ट्राइंगल BCA लाइन BD इज मीडियन एज D क्या है? D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो यहाँ भी एक थ्योरम आता है, यूजिंग ए थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD। ठीक है। या फिर इसको इनको लिख सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे, चूंकि हाफ हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि कोई भी दो ट्राइंगल है उसमें ए वाला एरिया इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये अपने आप में टोटल का हाफ हुआ, ए भी अपने आप में टोटल का हाफ हुआ। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब गौर से हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ PDC, ये हमारे पास ऑलरेडी है रिजल्ट। जो आपका ये PDC है, एरिया PDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PDQ। तो एरिया जो अभी हमने यहाँ लिया है BCD, अब हमको लेके चलना है ये इसके इक्वल है, तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ BCD, इसको राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहने देते हैं। हम इसको दिखाएंगे, ए आपका हो गया। अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ BCD है क्या। एरिया ऑफ बी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो PCD है या PDC है, देखो एरिया PCD की जगह लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है एरिया PQD, क्योंकि एरिया PCD ये जो एरिया है इसके इस एरिया के इक्वल है। तो लिख सकते हैं PDQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ। अब देखो ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया
प्लस ये एरिया मिलके क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना लेंगे ये बी पी क्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू एरिया बी पी क्यू। ठीक है, और एरिया बी सी डी अभी हमने देखा था किसके इक्वल है, एरिया ऑफ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, हमें यही दिखाना था। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट में यही किया हमने, इसमें ये दिखाया हमने कि जो पीडी है, पीडी को यहाँ से मिलाया। अब ये देखो पीडी को हमने बेस लिया, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका एरिया जो इस ट्राइंगल का एरिया है और इस ट्राइंगल का एरिया, पहले हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे और फिर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके जो हमारा ये एरिया है, इसका एरिया और ये एरिया दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, या फिर इस वाले इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा उसको दिखाएंगे कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी होगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हाफ ऑफ एबीसी होगा, देखोगे इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, और चूंकि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, पूरा प्लॉटिंग ऐसे इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो एरिया ऑफ बीपी ये रहेगा बीसीडी, इस बीसीडी से ये वाला पार्ट निकाल के ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे, तो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, इस वीडियो में हम सर्किल का एरिया निकालने का सीखेंगे, कैसे एरिया निकलता है। एरिया का जो फार्मूला होता है हमें ऑलरेडी सर्किल का मालूम है कि पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, टोटल जो पेरीमीटर होता है। ठीक है, टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। तो और उसी की हेल्प से हम इसका एरिया निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखो सर्किल क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था कि एक सर्किल है, तो सर्किल को अगर किसी जगह कट कर दो तो उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बहुत सारे इसमें ट्राइंगल्स बना लेने हैं। तभी मैंने एक सेमी सर्कल में बहुत सारे ट्राइंगल बनाए हैं। तो देखोगे जो ट्राइंगल के बेसेज हैं, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे ए बी बेस है, तो ऐसे ही ए बी के जैसे एक सेमी सर्कल में कितने बेस हो जाएंगे, लगभग बहुत सारे बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल का जो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, मान लो कट कर करके हमने निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये देखो सारे ये हमारे सर्किल के वो हैं। अरे देखो ये जो एक सेकंड हाफ है उस सर्किल के सारे ट्राइंगल हमने बनाए हैं ऐसे ऐसे। ये एक एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूँ, तो समझाना जरूरी है कि ये ट्राइंगल हो गए जो हमने एक बॉटम वाले सेमी सर्कल है उनमें जो ट्राइंगल बनाए हैं, उन ट्राइंगल को हमने ऐसे साइड बाय साइड अलाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो अपर ये इस वाले हाफ के सर ट्राइंगल बनेंगे, वो देखो ऑलरेडी ये हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ जिग जैग में हमने सेट किया, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी तरीके से हमने इसे एज्यूम किया है। ठीक है ना, तो ऐसे जब हम इसे करेंगे तो बहुत सारे, जितने ज्यादा इसमें ट्राइंगल्स आप बढ़ा सकते हो उतना ट्राइंगल बढ़ाओ, क्योंकि ज्यादा ट्राइंगल दोगे तो शेप एक्चुअली एक रेक्टेंगल का नहीं बन पाएगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन यही है कि टेक या इमेजिन एज मेनी ट्रायंगल एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप एज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। तो देखो, जो ये हमने ग्रीन वाले लिए हैं सेट वाले, जब इनको हमने सेट किया, ठीक है, तो ये लगभग मान लो इतनी लेंथ इसकी बनी, ठीक है। तो मुझे ज़रा बताओ कि यहाँ से ये देखो हो गया, इसको ऐड किया सेमी सर्कल का, यहाँ से ऐसे ऐड करते हुए आओगे, ऐसे ऐड करते 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 यहाँ तक। और अगर इसका रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, पाई आर, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ये बेस, फिर ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, सारे बेसेज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पाई आर आ जाएगा। ओके, अब हमको समझना है कि इसकी विड्थ कितनी आएगी ये। तो विड्थ समझने में बहुत मेहनत नहीं करनी है, कहने का मतलब यह है कि विड्थ जो होगा वो एक्चुअल में रेडियस के इक्वल ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, मान लो इसी में ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ठीक है, तो ये इतने छोटे ट्राइंगल्स हैं कि कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो भी इसके सरकमफेरेंस पे ही आएगा, तो भी रेडियस के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हमें मालूम है कि लेंथ कितना हो गया, पाई आर, और विड्थ कितना हो गया, आर, ठीक है ना। तो एरिया हम बोल सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इस ट्राइंगल का, ये हो जाएगा आर इंटू पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। एक तो इस तरीके से उन लोगों ने निकाला है फॉर्मूला, ठीक है। इसको समझने के लिए बस इतना जान लो कि जितने ट्राइंगल आप बना सकते हो उतने ट्राइंगल बनाओ, फिर उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे अगर ये एक्टिविटी के तौर पे करना तो आप लोग कर भी सकते हो, पेपर लो, उसे 4 टाइम फोल्ड करो और उसे फिर ट्रायंगुलर शेप में काटो, ठीक है, और फिर उनको ऐसे जिगजैग फॉर्म में सेट करो। तो हाफ सर्कल का जो बनेगा, ये वाले ट्रायंगल बनेंगे और अदर हाफ का नीचे से बनेगा, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे जिगजैग में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने, जितने ज़्यादा ट्रायंगल्स बढ़ाओगे उतना ही एक्यूरेट एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक ना। इसकी लेंथ कैसे आएगी, कितना आएगी, क्योंकि देखो इधर ये जो होता है ना जिगजैग करके हाफ हाफ सेट में बैठा हुआ है, तो एक जो हाफ होगा ये इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका हर एक ट्रायंगल का बेस इसी पे आता है, और ये हमें पहले से मालूम है, किसी सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, पाई आर हो जाएगी, ठीक ना। तो ये आपकी हो जाएगी पाई आर, ठीक ना। और ये रेडियस कैसे हुआ, ठीक है, तो ये रेडियस कैसे हुआ ये आपको इसी समझ लो कि हर एक ट्रायंगल की जो हाइट होगी ऑलमोस्ट रेडियस के इक्वल ही होगी। तो हमने कहीं से भी एक हाइट खींच दी तो यही तो इसकी विड्थ हो गई, तो कितने किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो लेंथ आपका पाई आर हो गया, लेंथ आपका पाई आर हो गया और विड्थ आपका आर हो गया, तो पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका ये था कि फार्मूला निकालने का, और दूसरा तरीका मैथमेटिशियन ने क्या यूज किया था, अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है, उनके परपेंडिकुलर जो आपके एंगुलर बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर खींचोगे, जैसे ये हुआ आपका, ठीक है ना। तो एंगुलर बाइसेक्टर ये खींचा, ये खींचा, ये सॉरी ये कहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया,
बी हो गया, सी हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया इन सर्किल के फॉर्मेट में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आर इंटू यस, या ऐसे बोल सकते हैं कि आर इंटू पेरीमीटर अपॉन 2। ठीक है, कैसे आया था ये मैंने आपको डिराइव करके बोला था। जैसे इस वाले ट्रायंगल का देखो एरिया कितना आएगा, आर इंटू बेस हो गया बी सी बाई 2। ठीक है, वैसे ही इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, यहाँ के लिए आर ए हो गया, आई परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है ना, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर ही होता है, इस साइड पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर ही होगा, आर इंटू ए सी बाई 2 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आर इंटू ए सी बाई 2। वैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आर इंटू ए बी बाई 2। अब तीनों को जोड़ दोगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहले ही डिराइव करके देखा है। जोड़ देंगे तो आर बाई 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये क्या हो गया, आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो फार्मूला यही है कि हाफ आर इंटू पेरीमीटर। ट्राइंगल के केस में ये हुआ, तो ये समझना। ट्रायंगुलर शेप है तो हाफ आर इंटू पेरीमीटर होता है। ठीक है ना, अब ये देखो थोड़ा सर्किल के लिए मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। जैसे अपना ये पाई आर स्क्वायर एरिया आया ना, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब ये स्क्वायर के केस में देखो, स्क्वायर के केस में ये आर हुआ, ये भी आर हुआ, और इसका पेरीमीटर देखोगे अगर तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r हुआ। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2r 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8r। ठीक है ना, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ आर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है ना 4r स्क्वायर। स्क्वायर का अगर साइड 2r है तो 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर होता है। तो बस हमने उसको पेरीमीटर के फॉर्मेट में सेट किया है। कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल का भी एरिया क्या आ रहा है, देखोगे ट्राइंगल का एरिया, अगर ये ट्राइंगल है इसका एरिया का फार्मूला है हाफ आर इंटू पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया हाफ इंटू आर इंटू उसका पेरीमीटर, दिखा दो इसको, हाफ आर इंटू पेरीमीटर कितना था 8r। ठीक है, 4r स्क्वायर आया। ठीक है ना, ये क्या आया, आर बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ हो गए। ठीक, पेंटागन में आ जाओ। पेंटागन में क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, उनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, दिख नहीं रहा वो बात अलग है, फिजिकली आप लोग मत जाना। ठीक है, और ये भी ए होगा। तो यहाँ पे भी देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देखोगे हर जगह ये रेडियस है किसका, इस सर्किल का, जो इसमें इन सर्किल है उसका रेडियस। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो कितना आएगा, आर इंटू ए बाई 2। ऐसे कितने ट्रायंगल है देखो, दो, ये तीसरा ट्रायंगल A1 2 3 4
फाइव ट्राइंगल ना। तो 5 ट्राइंगल हैं, तो 5 बार वही ऐड कर दो, r इंटू ए बाई 2, 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 कितना आ जाएगा r बाई 2 और 5 टाइम a, ये भी तो पेरीमीटर हुआ, r बाई 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ किसका, पेंटागन, ठीक है ना। ये हमने सारे रेगुलर लिए हैं, जो रेगुलर है, जैसे रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर ऑक्टागन हो गया, रेगुलर सेप्टागन हो गया। तो आप देखोगे इसके केस में भी, पेंटागन के केस में भी वही आ गया एरिया, ठीक ना, एरिया आ गया r बाई 2 इंटू, सेम वही फॉर्मेट ये फॉलो कर रहे हैं सब, ठीक है, r बाई 2 इंटू 5 क्योंकि सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं था, आता अल्टीमेटली पेरीमीटर ही है, ठीक है। अगर हम रेगुलर ना भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये है कि यहाँ इसके जगह क्या आ जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। पांचों साइड्स अलग अलग लेंथ के आते हैं और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक ना। तो अब हेक्सागन का यहाँ बना तो है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आना जरूरी है। यहाँ हेक्सागन का दिया है, ठीक। हम्म, हेक्सागन के अंदर सर्किल, तो ये हो गया हमारा, चलो ऑलमोस्ट बन गया, ठीक। अब चाहे इनके साइड इक्वल हो ना हो, लेकिन ये है कि हमको ये पता चल गया है कि हमारा ये रेडियस हो गया, ये परपेंडिकुलर भी रहेगा इस ट्राइंगल में, और ये हमारा बेस हो गया ए बी, ठीक है। सी डी ई एफ, ऐसे ही आप सब पे बना सकते हो, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा,
एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, आर इंटू ए बी बाई टू। ऐसे इसका एरिया हो जाएगा आर इंटू बी सी बाई टू। ऐसे इसका एरिया आ जाएगा आर इंटू सी डी बाई टू। ऐसे इसका एरिया हो जाएगा आर इंटू डी बाई टू। और इसका एरिया हो जाएगा आर इंटू ई एफ बाई टू। ये हो जाएगा आर इंटू ए एफ बाई टू। सबको जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा आर बाई टू ए बी प्लस डी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ। ये है क्या, आर बाई टू, ये आपका हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सा। अगर यही सारे साइड्स इक्वल होते तो रेगुलर हेक्सागन हो जाता। तो देखो यहाँ पे भी वही सूट कर रहा है फार्मूला। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने आगे जाके क्या किया, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम साइड बढ़ा रहे हैं तो हर हाल में वही आ रहा है कि एरिया का जो फॉर्मूला आ रहा है पेरीमीटर इंटू उसके अंदर जो इन सर्किल बनाते हैं, मतलब समझो कि इससे विजिबल क्या हो रहा है कि जो भी हम मान लो कोई भी शेप बना रहे हैं उसमें जितने ज्यादा साइड्स बढ़ते जा रहे हैं, एरिया जो आ रहा है एक्चुअली इन सर्किल, जो उसके अंदर इन सर्किल बनता है, रेडियस ऑफ इन सर्किल आर, और उसका जो पेरीमीटर होता है पी, तो हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर इसी के इक्वल आ रहा है। तो इमेजिनरी फॉर्म में अगर आप सोचो कि कोई सर्किल बनती है, तो इसने ज्यूम क्या किया है मैथमेटिशियन ने कि उसने इस सर्किल को ठीक है, तो उसने इस सर्किल को ही बहुत छोटे छोटे साइड्स में मान लो डिवाइड करो, ऐसे एज्यूम किया इसने कि ये जैसे देखो जहां तक वो स्ट्रेट है, फिर यहाँ से 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 स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। ठीक है, तो इतने सारे पॉलीगन में उसने डिवाइड किया उसको, फिर उसने एक पॉलीगन उठाया, ठीक है, और वहां से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसको इसने क्या एज्यूम किया, रेडियस, और ये आपका क्या हो गया, उसका बेस हो गया ए बी। इसका एरिया कितना हो गया ट्राइंगल का, आर इंटू ए बी बाई टू। फिर ऐसे सो ऑन आप बनाते चले जाओगे। मतलब क्या किया कि सर्किल को इनफाइनाइट नंबर डिवाइडेड सर्किल इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीगॉन
ठीक है। एंड देन एरिया ऑफ दैट पॉलीगॉन ये कुल क्या हो गया, हाफ इंटू आर, यहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो इंटू पेरीमीटर करेंगे। अब हमने इसको इतना छोटा लिया है कि जो ये है एक्चुअली एक आर्क ही है, छोटे छोटे आर्क्स हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अल्टीमेटली ये जो पेरीमीटर को उसने ले लिया है कि हाफ इंटू आर, और इस सर्किल के केस में पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से ये फार्मूला लगभग डेराइव किया गया, ठीक है। अब ये टोटली दोनों शेप जो आपके हैं, ये और ये दोनों इमेजिनरी हैं, ठीक है। आप 10 साइड, 20 साइड, 30 साइड के पॉलीगॉन्स बना सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको बस एक मतलब वो जो ट्रेंड फॉलो करता है उसी ट्रेंड फॉलो के हिसाब से आपको यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टू फाइंड द फार्मूला ऑफ सर्किल। तो अब ये हो गया। अब तो एरिया ऑफ सर्किल हमें मिल गया। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्चुअली में हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, बेसिकली यही होता है। तो इसे हो गया हाफ इंटू आर इंटू 2 पाई आर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक सर्किल है, ठीक है। इसका रेडियस हो गया, इसका एरिया, एरिया मतलब इसने कितना एरिया कवर किया है, ठीक है, ये सब। तो ये हो गया। अब उसमें से मान लो पूछ लिया कि एक छोटे से हिस्से का एरिया कितना होगा, तो मान लो ये जो छोटा सा एरिया वो एंगल थीटा सबटेंड करता है, ठीक है। तो उसका एरिया हो जाएगा थीटा, और टोटल एरिया कवर करने के लिए एंगल कितना होता है, 360। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ए सेक्शन, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, और यहाँ पे हमें दे रखा है पहले से ही वैल्यू है कि पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, ठीक है। तो सेक्टर का निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो ये हो गया सर्किल, तो 60 डिग्री, तो यहाँ से
तो ये एरिया हमको निकालना है। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360, क्योंकि 360 पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका 6, तो हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 6। तो हो जाएगा 6 2 या 3 3, तो 6 2 या 12, 3 बचा, 3 4 हो जाएगा, 6 5 या फिर 40 हो जाएगा, 40 में 6 6 जा 36, एंड ये रिपीट ऐसे करता रहेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of circle whose circumference is 44, ठीक है। उसने क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, जैसे उसने ऑलरेडी दे रखा है कि मान लो कोई सर्किल है, कोई ये सर्किल है, उसने दे रखा है कि मान लो इसका एंगल थीटा डिग्री है और ये पेरीमीटर उसने दे रखा है, समझे। तो ये पेरीमीटर हमको दिया हुआ कितना है, ये 44 सेंटीमीटर, और इतने का ही हमें एरिया निकालना है। तो इसको कैसे करोगे, देखो टोटल पेरीमीटर कितना होता है सर्किल का, 2 पाई आर, मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये सेक्शनल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेक्शनल पेरीमीटर, उसका भी फार्मूला यही है, जो एंगल है थीटा अपॉन टोटल एंगल 360 डिग्री इंटू टोटल पेरीमीटर, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है 44, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू और पाई आर इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो अननोन है, एक तो आर और एक थीटा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे क्या आता है। तो हो जाएगा 44 अपॉन 2 पाई इंटू आर, ये हो जाएगा 44 अपॉन 2 पाई आर, ठीक। अब एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा इसी सेक्शन का, वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा अपॉन 360 किसके इक्वल आया, 44 अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर इंटू आर, ये पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 आर अपॉन 2।
तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 44। तो हमारा एरिया आ गया आपका 44 r by 2। तो इसमें r की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका मतलब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और हम लोग थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। तो उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 44। इसमें तो सर्कमफेरेंस इज 44, ठीक है। इसको एक जो तरीका है वो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। सर्कमफेरेंस तो कहने का मतलब पहला कंडीशन तो ये ले लेते हैं कि 2 पाई आर हो गया इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, कैंसिल 7। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि ये सर्किल हुआ और इस सर्किल का एक क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 90 होता है क्वाड्रेंट का एंगल। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हो जाएगा 154/4, ठीक है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये हो सकता है कि सर्कमफेरेंस केवल उस क्वाड्रेंट का दिया हो, तो उसमें क्या आएगा, इतना सर ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सर्कमफेरेंस जो 44 है वो इक्वल हो इस वाले पार्ट के, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का ये वाला हिस्सा और ये दोनों रेडियस। तो दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2r, क्योंकि सर्कमफेरेंस किसी भी क्वाड्रेंट सर्किल का ये आर्क वाला पार्ट भी होता है और ये रेडियस वाला भी पार्ट होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 44। ये हो गया पाई आर बाई 2 प्लस आर 2r इज इक्वल टू 44। और यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। तो उसके बाद इसका एरिया अगर निकालना है तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r कॉमन कर लिया तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 44। या फिर पाई आर बाई 2 प्लस 2r इज इक्वल टू 44। 44 माइनस 2r, जैसे भी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इससे बढ़िया यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ते
r कॉमन किया, 5/2 plus 2 is equal to 44, 22 upon 44, ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम एरिया वाले फार्मूले, मुझे तो नहीं लगता कि इसी स्टेटमेंट का मतलब ये है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो रहा है। तो ठीक है, तो पहला वाला ही ऑप्शन लेके चलिएगा। The length of the minute hand of clock is 7. Find the area served by the minute hand in 10 minutes. तो 10 मिनट, तो मान लो पहले मिनट हैंड यहाँ पे था, फिर ये आपका हो गया 15, तो यहाँ पे 5 मिनट यहाँ हुआ, 10 मिनट यहाँ हुआ, तो मिनट वाला हैंड घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचा। तो कितना एंगल बनता है? तो हमारे वॉच में ये 5 मिनट हुआ, ये 10 मिनट हुआ, ये 15 हुआ, यहाँ 20 हुआ, 25 हुआ और फिर ये 6 मतलब 30 हुआ। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि टोटल हो गया एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री में कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट हो गए, तो कितना एक पार्ट का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये 30 डिग्री हुआ, ये भी 30 डिग्री हुआ। तो मिनट का जो आपका मिनट वाली सुई है या हैंड है, वो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करता है? तो यहाँ हम डायरेक्ट ले लेते हैं। Since handle of minute covers 360 degree in one round, there are total 60 minutes in one round। तो in 60 minute angle subtended or angular distance covered by the hand is equal to 360 degree. Then in 1 minute it should be 360 degree upon 60, 6 degree। In 10 minute 10 into 6 degree, 6, तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक,
तो हमें पता चल गया कि जो हमारा मिनट का नीडल है, तो इन 10 मिनट handle of minute will cover 60 degree of angular distance. और ये मिनट के हैंडल की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया? तो एरिया जो स्वेप्ट किया यही होगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। Fourth question, a chord of circle of radius 10 centimeter subtend 90 degree at center. Find the area of the corresponding minor sector and subtend that subtend 90 degree at center and the major sector that subtend 270 degree at center. Area. Fourth question, a chord of circle of radius 10 centimeter. तो ये सर्किल हो गया, 90 डिग्री। तो कॉर्ड हो गया ए बी, 90 डिग्री सबटेंड करता है, रेडियस है 10। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है एंड मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया तो माइनर सेक्टर हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया। तो माइनर सेक्टर का एरिया हो जाएगा आपका 90 डिग्री अपॉन टोटल 360 डिग्री
22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये माइनर सेक्टर का हो जाएगा। और जो मेजर सेक्टर है उसका एंगल कितना है, 270, टोटल 360 होता है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। अब यह सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, a chord of circle radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center of the circle, find the area of the corresponding minor। ये भी हो जाएगा, बिल्कुल फिफ्थ फोर्स के जैसा ही है। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 28 centimeter and sweeps through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep by blade। तो वाइपर मान लो ये अपना एक ग्लास है, एक वाइपर यहाँ लगा है, तो वो जो एरिया कवर करता है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हुआ, अगला वाला भी ऐसे 120 डिग्री कवर करता है। ये वाइपर की लेंथ है, ठीक है। तो वाइपर की लेंथ हमको दी हुई है 28, तो इनके रेडियस कितना है 28। हमें एरिया कितना कवर कर रहा है, दोनों वाइपर से, तो ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, तो एक का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ये एक वाइपर ने जितना एरिया क्लीन किया उसका एरिया है। अब इसी में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों वाइपर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाइपर जो होता है, अगर वाइपर की लेंथ ऐसे है और 120 डिग्री वो कवर कर रहा है, तो उसी के इक्वल एरिया ही वो क्लीन करेगा। तो 120 ऑलमोस्ट 180 से थोड़ा कम होता है, तो ये एरिया का कवर करेगा वो, ठीक है। तो 120 डिग्री एंगल हो गया। एरिया ऑफ ए एंगुलर सेक्शन का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a chord of circle of radius r subtend an angle 60 degree at the center of the circle so that the area of the corresponding minor segment of the circle is equal to this। तो इसमें रेडियस नहीं दिया है, केवल एंगल दिया है। तो ये सर्किल है, सिक्सटी डिग्री,
रेडियस अननोन, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा? ये हुआ माइनर सेगमेंट। थ्री 360 इंटू A chord of circle of radius are subtend, ये chord हो गया 60 degree at the center of the circle so that the area of the corresponding minor segment of the circle और इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया ये आर है, ये भी आर है, ये 60 डिग्री है तो अपोजिट एंगल कितने हो जाएंगे? वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। r/2 तो ये हाइट हो गया, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट 3r स्क्वायर बाई 4 r/2 अंडर रूट 3। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाइट इंटू बेस बाई 2 r/2 अंडर रूट 3 इंटू बेस हो गया आपका r ही है 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 r स्क्वायर बाई 4। तो उसने लगता है केवल ये एरिया पूछा है कि ये एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसका एरिया निकालना मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ये पूरे सेगमेंट का, इस पूरे सेगमेंट का एरिया ये है और इस ट्राइंगल जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका एरिया ये है। अगर फार्मूला याद होता तो फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस टोटल एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/6 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब उसी एक्सरसाइज 6.3 में 3 क्वेश्चन है 8, 9 एंड 10। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्किल है, तो सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब किया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। तो ये सर्किल हो गया, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये।
दिखने में भले ना दिखे, ए बी सी, इसका सेंटर यहाँ है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ए बी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें निकालना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्किल, वो क्या है 3√3/4 पाई। ठीक है, तो हमको इसको समझने के लिए पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया एंड रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये सर्कम सर्किल बना है किसी भी ट्रायंगल का। हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, तो इसका सर्कम सर्कल कैसे बनेगा कि हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां से हर एक वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंट होगा, और फिर हम ये सर्किल बना देंगे। ये होगा आपका कैपिटल आर। तो हमें मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सपोज दैट पी हो गया। और हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जबकि सर्कम सर्किल बनता है तो उसका एक फार्मूला है, ABC/4R। कौन से पेज पे था ये? देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, अगर उसका साइड है ए तो ये मोस्टली कोशिश करो कि याद ही रहे, क्योंकि हर बार ड्राइव करने का टाइम एग्जाम में नहीं रहता है। इसका डेरिवेशन याद रहे वो अच्छी बात है इमरजेंसी केस के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मूला मेमोराइज करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये वाला देखो, जब सर्कम सर्किल बनता है तो उसका रेडियस कैपिटल आर है। ये देखो सर्कम सर्किल है इस ट्रायंगल के अराउंड, तो जो कैपिटल आर है वो आपका सर्कम सर्किल का रेडियस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाता है, ABC/4R। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू होता है A/B/C/4R। आर क्या है, ये रेडियस। ठीक है, और यहाँ तीनों साइड्स इक्वल हैं जो कि पी के इक्वल है, तो हो जाएगा PQ/4R। और एरिया ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई R²। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो। ठीक,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल, ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन 4r क्यूब r अपॉन पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन 4r इंटू पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन 4 पाई r क्यूब। अब देखो हमें यहाँ से p हटाना पड़ेगा। अब p हटाने के लिए हमें p और कैपिटल R के बीच एक रिलेशन में ढूंढना होगा ताकि हम p की जगह कैपिटल R रिप्लेस कर सकें। तो अभी हमने देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम खींचते हैं अब जो है साइड्स का, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, फिर उसी पॉइंट से ये रेडियस लेते हैं और सर्किल हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब हमें मालूम है कि इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो इनके लेंथ भी इक्वल होंगे। मान लो ये दो ट्राइंगल ले लो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये a/2 है, ये भी a/2 है, और ये आपका r है। ये फार्मूला हमने सर्किल के फॉर्म से निकाला है। ऐसे इसका एरिया कितना आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, और हमने सारे साइड पी लिए हैं तो p²। ठीक है, अभी कैसे निकलता है देखो, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, सारे साइड p हैं, ये भी p है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका p/2। ये हाइट हो गया, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC² माइनस ये मान लो m हो गया, mc²। ये हो जाएगा AC हो गया p² माइनस p/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p² माइनस p²/4। ये हो जाएगा √3p²/4, हो जाएगा p/2 √3। हाइट हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस। हाफ हाइट हो गया आपका p/2 √3, अब बेस कितना है p, हो जाएगा √3/4 p²। ठीक है, और सर्किल वाले फार्मूले से इसका एरिया कितना आया था, ये जब हम सर्किल में मतलब रेडियस वाले फॉर्मेट में इसको निकालते हैं। ठीक है ना, तो अंडर रूट ये हो जाएगा √3/4 p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्किल वाला फार्मूला क्या है, p/4r। अब यहाँ देखो p की वैल्यू r के फॉर्म में निकल जाएगी, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r इंटू
√3/4, ये हो जाएगा r√3। ये p की वैल्यू आपको मिल गई, r√3, और यहाँ पे रख दो क्योंकि रेशियो हम यहीं से निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ p³ है, तो यहाँ देखो p = हो गया r√3, तो p³ कितना हो जाएगा, r³ इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी 3√3। तो यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा r³ 3√3/4πr³, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3/4π। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर हमने सर्किल के अंदर बनाया है। ये सर्किल हो गया, और एक स्क्वायर बनाना है। हो गया, तो A, B, C, D ये स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड्स की लेंथ होती है A, 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 A। तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD अपॉन एरिया ऑफ सर्किल। एक्चुअली ये दिया हुआ है, निकाल कर लाना क्या है, ये प्रूफ क्या करना है। 2/π। ठीक, तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो ये देखना है हमें कि एक बात ध्यान देनी है, अगर ये हम डायगोनल खींचते हैं AC, ठीक, तो ये स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 90 है जो कि एक सर्कमफेरेंस एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंगल B = 90, एक थ्योरम है सर्कल में कि सेमी सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल बनता है और उसका एक एंगल वर्टेक्स वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब उस ट्रायंगल का एक साइड डायमीटर होता है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है कि AC इज ए डायमीटर। AC अगर डायमीटर हुआ तो बीच में कहीं सेंटर भी होगा। ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो AC पहले हम AC निकालते हैं, AC होगा कितना, ये हो जाएगा BC² प्लस AB², ये हो जाएगा A² प्लस A² इज इक्वल टू 2A² इज इक्वल टू A√2। तो AC हो गया A√2,
तो अगर ये O हुआ तो OA कितना हो जाएगा, AC/2 तो हो जाएगा A√2/2, ये हो जाएगा A/√3। और ये क्या है, OA आपका क्या है, रेडियस, सर्किल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द सर्किल है तो A/√2 है। चलो अब एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया A इंटू A स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा πr², पाई इंटू आर की वैल्यू है A/√2 स्क्वायर, हो जाएगा πa²/2। दोनों का रेशियो निकाल लो, तो A²/πa²/2, ये कट गया, 2 ऊपर आएगा, 2/π, यही समझ लाना था, ठीक है। तो बड़े इजीली ये हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हेक्सागन का। अभी क्वेश्चन में ये हमारा हेक्सागन है, तो हेक्सागन का एरिया सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ सर्किल। तो मान लो ये रेडियस तो है ही है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो एरिया ऑफ सर्किल तो तुरंत निकल आएगा, πr²। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो हेक्सागन का वी हैव टू फाइंड रेशियो, ये रेशियो निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागन इन फॉर्म ऑफ आर, ठीक है। क्योंकि और कोई नया अगर हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया तो कैंसल आउट नहीं होगा और हम एरिया का नहीं निकल। देखो हेक्सागन इज in a circle of radius r so that the ratio of the area of hexagon to the area of circle is 3√3/2 pi, 3√3/2 pi, ठीक है। तो हमें जो रेशियो है क्या निकालना है, अगर ये अपॉन करें तो ये इक्वल टू होगा 3√3/2 pi, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो हेक्सागन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है। और हर एक साइड सेंटर पे जो एंगल एक्सेप्टेंट करता है टोटल 360 होता है, तो 360/6 साइड होता है, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, रफ वर्क में बता देता हूँ कि ये हेक्सागन है, तो हर एक साइड जो एंगल एक्सेप्टेंट करता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री होता है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये 60 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं
क्योंकि क्या है देखो यहाँ पे रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। और आपको मालूम अगर ये एक एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों का सम 120 होगा और दोनों इक्वल भी होंगे, तो इसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ए बी होगा, ए बी भी आर हो जाएगा और ओ ए ओ बी आर के इक्वल तो है ही है। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि दिस हेक्सागन कैन बी divided into 6 equilateral triangle। ठीक है, जिसमें से वन ऑफ इट इज ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ओ ए बी कितना हो जाएगा विद साइड इक्वल टू आर। अभी मैंने फार्मूला निकाला था, डायरेक्ट वही यूज कर रहा हूँ, 100√3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल का एरिया ये होगा, तो 6 ट्राइंगल के कितने हो जाएंगे, तो 6 इंटू 100√3/4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3/2 आर स्क्वायर। तो हेक्सागन का एरिया आ गया ये। तो एरिया ऑफ हेक्सागन 3√3 आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एरिया ऑफ सर्किल कितना है, पाई आर स्क्वायर। 2 नीचे आएगा तो 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3/2 पाई। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ आपका जो है वो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं प्रयास करूंगा कि इसमें जो कंटेंट के अलावा थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए।